आइए इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एक सबसे मशहूर और सच कहूं तो उतने ही कॉम्प्लेक्स दौर में, गुप्ता काल। इतिहास की किताबों में इस दौर को भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन क्या सच में वहां सब कुछ गोल्डन था? चलिए इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पहलुओं पर फोकस करेंगे। डॉन ऑफ द गोल्डन एज, किंग्स ऑफ द गुप्ता ईरा, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेल्थ, सोसाइटी इन ट्रांजिशन और आखिर में द पिनिकल ऑफ कल्चर। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डॉन ऑफ द गोल्डन एज, सेटिंग द स्टेज। आखिर इस महान साम्राज्य की कहानी शुरू कहां से होती है? गुप्ता काल करीब 2 सदियों तक चला, 319 एडी से लेके 540 एडी तक। ये वो टाइम फ्रेम है जिसे अक्सर भारत का क्लासिकल एज या गोल्डन एज कहा जाता है। कहा जाता है कि यह सबसे प्रॉस्परस यानी सबसे समृद्ध समय था। लेकिन किसी एरा को सच में गोल्डन क्या बनाता है, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा हिस्सा है किंग्स ऑफ द गुप्ता ईरा, द बिल्डर्स ऑफ एम्पायर। किसी भी इतने विशाल साम्राज्य को खड़ा करने के पीछे कुछ बेहद ताकतवर और एम्बिशियस शासकों का हाथ होता है। इस टाइमलाइन पर एक क्विक नजर डालते हैं। 319 एडी में चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने इस युग की शुरुआत की। फिर 335 एडी में समुद्रगुप्त आए, जिन्होंने अग्रेसिवली साम्राज्य को फैलाया। 380 एडी में गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्ता सेकंड, जिनके बाद 415 एडी में कुमारगुप्ता फर्स्ट का शासन शुरू हुआ। और टाइमलाइन के आखिर में 455 एडी में आते हैं स्कंदगुप्ता, जिन्होंने बाहरी हुनों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक पछाड़ दिया था। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इस इतने बड़े एम्पायर के पावर की असली नींव कहां रखी गई? ये शुरू हुआ एक मास्टर स्ट्रोक से, चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी। उन्होंने शक्तिशाली लिच्छवी परिवार की राजकुमारी कुमारा देवी के साथ एक स्ट्रेटेजिक मैरिज की। इस एक मैट्रिमोनियल अलायंस ने उन्हें इतनी ताकत, रिसोर्सेज और रिस्पेक्ट दी, जहां से एक मैसिव एम्पायर बनने की असली शुरुआत हुई। और उनके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने तो जैसे मैप ही बदल दिया। उन्होंने इस नींव पर एक विशाल एम्पायर खड़ा किया और लगभग पूरे देश को पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया। उनके मिलिट्री कैंपेन्स इतने एग्रेसिव और सक्सेसफुल थे कि हिस्टोरियन वीएस स्मिथ ने उन्हें लिटरली इंडियन नेपोलियन का खिताब दे दिया। और अगर आपको लगता है कि इतिहास बोरिंग होता है तो चंद्रगुप्त सेकंड के गद्दी पर बैठने का किस्सा सुनिए। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर जैसा है। जब राजा रामागुप्ता ने एक दुश्मन के आगे सरेंडर करते हुए महारानी ध्रुव देवी को सौंपने का फैसला किया, तब राजकुमार चंद्रगुप्त सेकंड ने रानी का भेष बनाया। वो भेष बदलकर दुश्मन के कैंप में घुसे, उस साका रूलर को मारा, राज्य पर कब्जा किया और रानी से शादी कर ली। क्या गजब का प्लॉट ट्विस्ट है ना? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेल्थ, रनिंग द एम्पायर। आखिर इतना बड़ा और ताकतवर एम्पायर चलता कैसे था? यहां एक काफी बड़ा और सरप्राइजिंग शिफ्ट देखने को मिलता है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जहां पूरी तरह से हाईली सेंट्रलाइज्ड था, सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती थी, वही गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन काफी डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत था। ये एक क्वाजी फ्यूडल सिस्टम था, जहां शहर की काउंसिल्स में स्थानीय प्रतिनिधि यानी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे, यानी डिसीजन मेकिंग पावर आम लोगों के काफी करीब थी। उनकी अर्थव्यवस्था भी बड़ी ही कमाल की ऑर्गेनाइज्ड थी। मैनेजमेंट और रेवेन्यू के लिए जमीन को पूरे 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया था। क्षेत्र भूमि खेती के लिए, खिला बंजर जमीन, वस्तु भूमि रिहाइश के लिए, चरागाह भूमि जानवरों के लिए और अप्रहाता भूमि जंगल के लिए। सोचिए, उस जमाने में भी लैंड यूज को ऑप्टिमाइज करने का कितना परफेक्ट सिस्टम था। लेकिन दौलत और अमीरी की बात करें तो तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है। एक तरफ गुप्त राजाओं ने बेहिसाब सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें डिनारस कहा जाता था। ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर मैसिव दौलत थी। लेकिन तांबे के सिक्के यानी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कॉपर कॉइन्स बेहद कम मिले हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम आए चाइनीज ट्रैवलर फाहीन ने भी लिखा है कि आम लोग लेन देन के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि ये सारे बेपनाह अमीरी शायद आम इंसान तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं रही थी। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सोसाइटी इन ट्रांजिशन, द चेंजिंग सोशल फैब्रिक। एक सच्चा गोल्डन एज तय होता है वहां के लोगों से, सिर्फ सोने के सिक्कों से नहीं। इस दौर में सोसाइटी रुकी हुई नहीं थी, वो काफी तेजी से बदल रही थी। वर्णा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखे गए, जैसे विदेशियों को क्षत्रिय के रूप में एसिमिलेट कर लिया गया, आदिवासी यानी ट्राइबल लोगों को शूद्र वर्ण में एब्जॉर्ब किया गया
और सबसे इंटरेस्टिंग, जो क्राफ्ट्समैन और कारीगरों की गिल्ड्स थीं, वो धीरे धीरे लोकलाइज्ड कास्ट्स यानी स्थानीय जातियों में तब्दील हो गईं। सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर एक नया रूप ले रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है जिसे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो कुछ रिलीजियस आज़ादी मिली, जैसे शूद्रास को महाकाव्य पढ़ने और कृष्ण की पूजा करने की परमिशन मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बेहद चिंताजनक और कठोर सच्चाइयां भी उभर रही थीं। सती प्रथा का सबसे पहला सबूत 510 एडी के आसपास यही मिलता है। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत इस दौर में काफ़ी तेज हो गई और महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट से वंचित कर दिया गया। ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रिग्रेशन था। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, द पिनाकल ऑफ कल्चर, आर्ट, साइंस एंड थॉट। इन उलझते हुए सामाजिक हालातों के बावजूद कल्चर और नॉलेज के मामले में ये दौर सच में एक रेवोल्यूशन था। असली ताकत सिर्फ जमीन जीतने में नहीं, बल्कि कला और बुद्धि को आगे बढ़ाने में होती है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्ना यानी 9 जेम्स हुआ करते थे। इसमें कालिदासा जैसे महान कवि, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक और वराह मिहिरा जैसे एस्ट्रोनॉमर शामिल थे। और इसी दौर में आर्यभट्टा जैसे जीनियस थे, जिन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में ऐतिहासिक ऊंचाइयां छुईं। इंसानी बुद्धि का सच में एक एक्सप्लोजन था ये। आर्किटेक्चर की दुनिया में भी इन्होंने हमेशा के लिए गेम चेंज कर दिया। आज हम जिन ऊंचे शिखरा और गर्भगृह वाले मंदिरों को देखते हैं, वो नागरा शैली यानी नागरा स्टाइल इसी गुप्ता काल में डेवलप हुई थी। टेम्पल आर्किटेक्चर की बुनियाद एसेंशियली यहीं रखी गई थी। उदाहरण के तौर पर देवगढ़ का दशावतारा मंदिर देख लीजिए। ये गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग का सबसे ऑर्नेट और ब्यूटिफुली कंपोज एग्जाम्पल माना जाता है। भले ही आज ये खंडर है, पर इसकी नक्काशी उस जमाने के आर्किटेक्ट्स की कल्पना की एक सांस रोक देने वाली झलक पेश करती है। और ज्ञान के प्रति इस लगाव को संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया गया। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा महाविहारी की नींव रखी, जो आगे चलकर लर्निंग का एक ग्लोबल और लेजेंडरी एपिसेंटर बन गया। शिक्षा की ऐसी लेगेसी जो आज तक जिंदा है। तो फाइनली चलिए एक स्टेप बैक लेते हैं। एक तरफ अपारंपार दौलत, बेजोड़ सैन्य ताकत और साइंस आर्ट में ब्रेथ टेकिंग ऊंचाइयां, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति में गिरावट और कास्ट सिस्टम जैसा कठोर सामाजिक पिछड़ापन। जब ये दोनों एक ही दौर में एक साथ चल रहे हों, तो आखिर इतिहास को एक गोल्डन एज या स्वर्ण युग को कैसे डिफाइन करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले